हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि में। तो आज मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी, ये देखिए रिंग फेंस पॉलिसी, इसको मैं हिंदी में कवर करूँगी। तो आपको इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम कवर कर रहे थे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। क्या कवर कर रहे थे आपको याद होगा, आप अगर उस वीडियो को देखे होंगे तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को हम कवर कर रहे थे। तो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल कवर कर रहे थे तो उसमें जो हम गवर्नर जनरल कवर कर लिए थे, हमने रॉबर्ट क्लाइव को कवर कर लिए थे और हम कवर कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग्स को। किसको कवर कर रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग्स को भी कवर कर लिए थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पॉलिसी लाया था जिस पॉलिसी का ही नाम है रिंग फेंस पॉलिसी। तो आज हम देखेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी होता क्या है। लुसेंट में डिटेल से नहीं दिया हुआ था, इसलिए हम इसको कवर करेंगे। रिंग फेंस पॉलिसी क्या होता है, तो रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों, आज हम रिंग फेंस पॉलिसी के बारे में जानेंगे जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपने स्वार्थ के लिए भारतीय क्षेत्रों के ऊपर लगाई गई थी। इस नीति को बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लाया गया था। जो रिंग फेंस पॉलिसी होता है उसको बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। और हम देखेंगे कि रिंग फेंस पॉलिसी की ये पॉलिसी लाने की पृष्ठभूमि क्या थी और रिंग फेंस की नीति क्या है, और इसका उदाहरण देखेंगे। ये नीति क्या है वो भी देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसका पृष्ठभूमि क्या था, मतलब कि क्यों रिंग फेंस पॉलिसी, अंग्रेज़ों ने ऐसा सोचा कि रिंग फेंस पॉलिसी लाना है। तो देखिए, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कदम भारत में मजबूत करने शुरू कर दिए थे, जैसे कि प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, तब 1773 के दौरान वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर थे। तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपना शासन भारत में मजबूत करना शुरू किया था तो 1773 में उस समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। उस समय ये हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं कैसे ये पॉलिसी लाया गया। उस समय काल में भारत में जो मुख्य राजवंश राज कर रहे थे वो थे हैदराबाद के निजाम, मतलब हैदराबाद के राजा, मराठा राजवंश, मैसूर राजवंश। तो भारत में ये तीनों जो थे ना वो मुख्य रूप से राज कर रहे थे भारत पे। आगे है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे इन राजवंशों के ऊपर अपनी कूटनीतियों के द्वारा कब्जा कर रही थी। और जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो धीरे धीरे इस पे कब्जा कर रही थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ये राजवंश जैसे हैदराबाद के निजाम, मैसूर, तो इन सब पे धीरे धीरे कब्जा कर रही थी। परंतु साथ ही अंग्रेजी कंपनी को बाहरी आक्रमणकारियों से खतरा भी था, जैसे अफगान आक्रमणकारी। तो अफगान आक्रमणकारी से किसको खतरा था? अंग्रेजी कंपनी को खतरा था। तो इसी को देखते हुए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाहरी आक्रमणकारियों से अपने क्षेत्र को बचाने के लिए रिंग फेंस की नीति को अपनाया था। रिंग फेंस की नीति क्या होता है अब हम वो देखेंगे। रिंग फेंस की नीति, तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के उनके क्षेत्रों की सीमाओं को सुरक्षा बढ़ाने के लिए जिस नीति का प्रयोग किया था उसे रिंग फेंस की नीति से संबोधित किया गया। मतलब कि जैसे ये जो है ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को उसको सुरक्षा बढ़ाना है। अंग्रेज को इस क्षेत्र को, ये अंग्रेज का क्षेत्र है, यहाँ का सुरक्षा बढ़ाना है। तो इसने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, अपने चारों ओर, जैसे ये अंग्रेज का क्षेत्र है तो यहाँ पे जो भी राज्य था, मतलब इधर से कोई जो आक्रमणकारी, खासकर अफगान उस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, तो अफगान से तो हार ही जाते थे अंग्रेज। तो अफगान से उनको डर था कि अफगानी जो है इस पे हमला ना कर दे। तो यहाँ पे उन्होंने ना अपनी सुरक्षा के लिए एक जो भी राज्य था उससे नीति बना लेता था, रिंग फेंस की नीति। अब उसमें होता क्या था, तो ये देखिए, रिंग फेंस की नीति के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्रों की सीमाओं को सीधा सीधा किसी बाहरी क्षेत्र के साथ नहीं मिलाती थी। मतलब इसमें कह रहा है कि रिंग फेंस के नीति के तहत
नीति के तहत अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र की सीमाओं को सीधा सीधा किसी बाहरी क्षेत्र के साथ नहीं मिलाती थी, बल्कि वे अपने अगल बगल के क्षेत्रों के साथ संधि करके अपनी सेना उन क्षेत्रों को उनकी सहायता करने के लिए भेज देती थी। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये क्षेत्र जो है अंग्रेज का है और यहाँ पे भारतीय कोई क्षेत्र है, और ये अंग्रेज जो है ये अपना सेना यहाँ भेज दिया है कि जो है मेरी सेना आपकी रक्षा कर रही है, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं थी। ये रक्षा किसकी हो रही थी? अंग्रेज़ की रक्षा हो रही थी। तो ये अपना ही सेना यहाँ भेज रहा है, तो अंग्रेज़ पे तो आक्रमण करेगा नहीं। ये जो है अगर बाहरी कोई आक्रमण करने आ रहा है तो ये जो है यहाँ पे लड़ता था। बदले में क्या फ़ायदा और होता था अंग्रेज़ को, जो इसने अपना सेना भेजा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जितना सेना का खर्च होगा यही राज्य देगा, यानी कि इसकी सुरक्षा भी हो गई और इनको खर्च भी नहीं हुआ। तो इस तरह से बाहरी आक्रमण से भी बच गया, तब तक ये स्ट्रोंग हो जाएगा तो इसको भी अपने अंदर कर लेगा। तो इस तरह से जो है अंग्रेज डायरेक्ट किसी राज्य को अपने अंदर नहीं मिलाता था। रिंग फेंस नीति के तहत अपनी सेना वहाँ भेज देता था कि आपकी सुरक्षा हो रहा है, बल्कि उस समय अंग्रेज की सुरक्षा हो रही थी। तो इस प्रकार बाहरी आक्रमणकारी हमला करता तो पहले उन क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ता। जैसे यहाँ पे अंग्रेज हैं और यहाँ पे अंग्रेज अपना सेना भेज चुका है। अगर कोई हमला करेगा तो पहले तो इस क्षेत्र में करेगा, मतलब पहले यहाँ पे लड़ना पड़ेगा। यहाँ डायरेक्ट तो आएगा क्योंकि यहाँ सेना है। तो इसी से बचने के लिए अंग्रेज जो है रिंग फेंस की नीति लाई थी। चारों तरफ ऐसे कर लेता था ताकि एक रिंग के तरह जो चारों ओर उसकी क्या हो जाए, सुरक्षा हो जाए। और उससे पहले उन क्षेत्रों से गुजरना पड़ता था जो अंग्रेजी क्षेत्रों के अगल बगल होते थे, और अंग्रेजी क्षेत्र को इससे काफ़ी फ़ायदा होता था। और इससे अंग्रेजी क्षेत्र को क्या होता था? काफ़ी फ़ायदा होता था। आगे है, इस नीति के तहत जिन क्षेत्रों को अंग्रेजी अपनी कंपनी सेना देती थी उन्हीं क्षेत्रों को सेना का खर्चा भी उठाना पड़ता था। हम पहले ही बता दिए कि सपोज कीजिए यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे अवध है, तो यहाँ बंगाल में अंग्रेज है। अब ये जो है यहाँ पे सेना भेजी अवध को, तो ये खर्चा नहीं उठाएंगे, बल्कि इनका सुरक्षा भी हो रहा है। अब खर्चा कौन उठाएंगे? अवध वाले उठाएंगे खर्चा। तो अवध गरीब होंगे और इनके पास पैसा ज़्यादा, जो इनका इनकम होगा सब इन्हीं के पास रहेगा। सेना पे भी ये खर्च नहीं कर रहे हैं, इनके बगल वाले राज्य सेना पे खर्च कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सेना देती थी और उन्हीं क्षेत्रों को उस सेना का खर्चा उठाना पड़ता था। इससे अंग्रेजी कंपनी को हमलावरों से तो फ़ायदा होता ही था, साथ ही साथ उनकी भेजी हुई सेना का खर्चा भी दूसरे क्षेत्र ही उठाते थे। तो डबल होता था, हमलावर से भी बच जाते थे और उन जो सेना में जो खर्चा होता उनका वो भी बच जाता था। तो इतना फ़ायदा था उनका। करा इस नीति के तहत अंग्रेज अपने अगल बगल के क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वे ऐसा करते तो वे क्षेत्र उनके अधीन हो जाते और इस प्रकार बाहरी आक्रमणकारियों के साथ उनकी सीमा क्षेत्र सीधे सीधे मिल जाता। अब ये नीति जब बना लेता था, जैसे यहाँ पे अंग्रेज है और यहाँ पे अवध है, यहाँ पे बाहरी आक्रमणकारी है, तो इसको नहीं मिलाता था अपने, क्योंकि बाहरी आक्रमणकारी से साथ इनकी सीमा सीधे मिल जाती और सीधे मिल जाते। और ये रिंग फेंस पॉलिसी जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था। और आप सुनेंगे सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। ये सब्सिडरी अलायंस जो है इसको लॉर्ड वेलेस्ली ने लाया था। और ये नीति जो है रिंग फेंस का ही एक बड़ा रूप है। इसमें भी यही चीज़ होता था, लेकिन इससे बड़े पैमाने पे सहायक संधि इससे बड़े पैमाने पे की गई, इसलिए कहा रिंग फेंस की का ही एक बड़ा रूप है सहायक संधि। अब हम देख लेते हैं रिंग फेंस पॉलिसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजी कंपनी का कब्जा बंगाल क्षेत्र में हो गया, परंतु वहाँ भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों से अफगान आक्रमणकारियों के हमला करने की संभावना रहती थी। इसलिए अंग्रेजी कंपनी ने अवध के क्षेत्र, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, उस क्षेत्र को इस रिंग फेंस की नीति का प्रयोग किया। यानी कि जैसे यहाँ बंगाल पे उस अंग्रेज था और ये यहाँ पे अवध था, तो अवध को उसने रिंग फेंस नीति के तहत प्रयोग किया था कि अपना सेना यहाँ पे भेज दिया था। अवध वाले सेना का खर्चा भी उठाते थे और लड़ना भी पड़ता था, और जो है ये बच जाते थे, इनको सेना का खर्चा भी बढ़ जाता था और बाहरी आक्रमण से इनका रक्षा भी हो जाता था और ये स्ट्रॉन्ग भी हो रहे हैं। तो इतने सारे फायदे थे।
इस प्रकार अगर अफगान आक्रमणकारी बंगाल की तरफ हमला करते तो उन्हें अपने पहले अवध से गुजरना पड़ता, जहां अवध की सेना और साथ में अंग्रेजी सेना, यहाँ पे देखिए, जहां आक्रमणकारियों की हमला करते तो जहां उन्हें अवध से होकर गुजरना पड़ता, जहां अवध की सेना और साथ में अंग्रेजी सेना का उनसे सामना होता है। इस प्रकार अंग्रेज़ों ने अपने बंगाल के क्षेत्र को इसमें बहुत कम हानि पहुंचती और ऐसे में क्या होता, बंगाल जो जहाँ अंग्रेज़ था वहाँ पे अंग्रेज़ का कोई हानि नहीं होता था। अंग्रेज़ ने आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान इस रिंग फेंस की नीति का प्रयोग किया था। और ये भी जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बनता है कि अंग्रेज़ ने आंग्ल मराठा युद्ध के समय रिंग फेंस नीति का प्रयोग किया था, तो सही है। इस युद्ध को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब हमने आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जाना था तब हमने यह जाना था कि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मराठा से लड़ने के लिए कोई रिंग फेंस की नीति का प्रयोग नहीं किया था। और यहाँ पे कह रहा है कि जब आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जाना था तब हमने यह जाना था कि 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मराठाओं से लड़ने की कोई रिंग फेंस की नीति का प्रयोग नहीं किया था। पहले बार आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो वो ये जो है रोक देता है लड़ने के लिए, क्योंकि वो नहीं लड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसको रिंग फेंस पॉलिसी में के लाने के लिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ना अंग्रेज का है और यहाँ मराठा है। अब जो है मराठा से अगर ये लड़ता है तो फिर इसकी सुरक्षा कौन करेगा? इसको पहले मैसूर से लड़ना है। सपोज कीजिए यहाँ पे अंग्रेज है, एक मिनट ऐसे समझाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अंग्रेज है और यहाँ पे जो है यहाँ पे अंग्रेज है, यहाँ पे मराठा है और यहाँ पे नीचे जो है मैसूर वगैरह है। तो इसको पहले मैसूर को कब्जे में करता, क्योंकि अगर मैसूर आक्रमण करता तो पहले तो इससे गुजरना पड़ता, इससे लड़ना पड़ता मैसूर को, तो इससे लड़ाई से भी बच जाता था, इसकी हानि भी नहीं होती थी, इसके पास पैसा भी जाता था, क्योंकि ये सेना यहाँ भेज दिया है और खर्च भी यही उठा रहे हैं, मराठा ही उठा रहे हैं खर्च, अगर यहाँ पे मराठा है तो। अब जो है ये किसको जीत गया? ये जीत गया, अब मैसूर को ये जीत गया। अंग्रेज जो है मैसूर को जीत लिया। मैसूर तो पहले यहाँ पे लड़ेगा ना, अब मैसूर को जब जीत लिया तो ये इससे संधि कर लिया रिंग फेंस की। अब आराम से ये बैठा हुआ है। 10-20 साल में जब ये स्ट्रोंग हुआ तो इसको भी अपने अंदर कर लिया। पहले रिंग फेंस नीति का इसने प्रयोग नहीं किया। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने मराठों से लड़ने के लिए कोई रिंग फेंस नीति का प्रयोग नहीं किया था। और आगे क्या होता है देखो, बाद में फिर 20 साल बाद ना मिला लेता है वो, अपने में मिला लेता है। आगे है अंग्रेज मराठा के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध रोक कर संधि की और अगला आंग्ल मराठा युद्ध 21 वर्ष बाद 1803 में अंग्रेज द्वारा किया गया, क्योंकि तब तक 21 वर्षों में अंग्रेज ने मैसूर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर कब्जा कर लिया। अब जो है, अब जैसे यहाँ अंग्रेज है, यहाँ मराठा है, यहाँ मैसूर है। अब ये मैसूर तो अंग्रेज के अंदर आ गया है, तो अब इसको डर नहीं है, क्योंकि इसको अपने अंदर कर लेगा तो अब इसको डर नहीं है कि ये आक्रमण कर देगा, मतलब ये डायरेक्ट हमारे सीमा से जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो अंग्रेज ही है। तो इसलिए जो है इसलिए करा कि टीपू सुल्तान को हराकर मैसूर पर कब्जा किया और मैसूर को रिंग फेंस की नीति के लिए प्रयोग किया, ताकि मराठा उनके बीच मैसूर आ जाए, ताकि मराठा और उनके बीच मैसूर आ जाए। तो इस तरह से अंग्रेज जो है अगर देखिए यहाँ पे आक्रमण करेंगे, मराठा को अपने अंदर करेंगे, और मैसूर यहाँ पे है तो मैसूर भी अंग्रेज के अंतर्गत है, तो इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से अंग्रेज लड़ रहे हैं, मराठा तो हार जाएंगे ना। तो 21 वर्ष बाद जो है वो फिर मराठा को अपने में मिला लेता है, लेकिन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में वो युद्ध को क्या करता है, रोक देता है। तो ये जो है हमने ये देख लिए आज क्या, रिंग फेंस की नीति। और एक और जो वर्ड रह गया था वो रह गया था इजारेदारी प्रथा। क्या रह गया था? इजारेदारी प्रथा रह गया था। देखिए
इजारेदारी प्रथा। देखिए इजारेदारी प्रथा क्या होता है। इजारेदारी प्रथा जो होता है ना 5 वर्ष का होता था। 5 वर्ष तक कोई भूमि जो है ठेका पर लिया जाता था या दिया जाता था। और ठेका पर जब दिया जाता था तो वो भूमि पे बोली लगती थी। 5 वर्ष के लिए किसी को दिया जाता था तो इस पे बोली लगती थी। जो सबसे ज़्यादा पैसा देता था उस पे मतलब कि उसको जो ज़मीन है ठेके पर दी जाती थी, यानी 5 साल 10 साल के लिए उनको दी जाती थी। यानी कि ठेका जो इजारेदारी प्रथा जो है इसमें 5 वर्षीय ठेके व्यवस्था थी तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। 5 वर्षीय व्यवस्था थी ये, और जो है ये 5 वर्ष के लिए ठेके पर दी जाती थी। जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसको ही भूमि ठेके पर दी जाती थी। तो हमने इजारेदारी प्रथा भी समझ लिए, रिंग ऑफ फेंस नीति भी समझ लिए। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।